press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 14 में हम आज बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के बारे में हमने पढ़ा, परीक्षण आवेश के बारे में हमने पढ़ा। अब उन दोनों का यहाँ पर यूज होगा। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो सेकंड फिजिक्स अपनी है, जिसमें ऑप्टिक्स आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, न्यूक्लियर एक चैप्टर है और एक एटम का चैप्टर है, अगर आप वो भी साथ साथ में शुरू करना चाहते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं साथ साथ में उसके एकांतर क्रम में वीडियो जो है वो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे आपका सिलेबस जो है वो फास्ट डबल स्पीड से चलेगा और आप जो है बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि वैसे तो फिजिक्स देखो अगर समझी जाए तो बोर होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट में वो ध्यान से देखते रहें, लेकिन हो जाता है कई बार, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट थोड़ा सा है तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे आते हैं, तो कई बार हम बोर हो जाते हैं एक एक चीज को पढ़ते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्यूज आप कम आ रहे हैं, आप इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपसे पूछ लिया जाए। मैं अपनी मन मर्जी नहीं करूंगा, आपसे पूछ लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड फिजिक्स साथ में शुरू करूं तो आप कमेंट कर देना। मैं एक दिन इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो और एक दिन अपनी सेकंड फिजिक्स जो है, चाहे वो ऑप्टिक्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो भी चैप्टर मुझे अच्छा लगेगा वो मैं चैप्टर पहले शुरू कर दूंगा। तो बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम देखते हैं। ये टॉपिक है वो किस प्रकार से है। इसमें अपने को एक पॉइंट चार्ज चाहिएगा और एक चाहिएगा टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश। हमने मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज है अपना बिंदु आवेश, जिसको धनावेश लिया मैंने प्लस क्यू, एक बिंदु ओ पर रखा है। और हमने पढ़ा था जब कोई भी जो चार्ज होता है उसके चारों एक विद्युत क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है जिसे आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पे दिखाने की अपनी आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें इससे ये पता करना होगा कि इससे आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र कहां तक होगा और किस चीजों पे वो डिपेंड करेगा। क्या वो काफी ज्यादा दूरी तक होता है, या उससे विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल आवेश के बिल्कुल पास होता है, या वो दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है, क्या वो इस आवेश के परिमाण पर भी निर्भर करता है। ये सब बातें जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो प्लस क्यू से आर दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उसके कारण ये भी हमेशा धनात्मक होता है। टेस्ट चार्ज जो है परीक्षण आवेश, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी, एफ वेक्टर। और फिर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल प्लस आवेश के कारण दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में विद्युत बल होगा। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की दिशा में ही होगा। तो आर कैप से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र बराबर हमने पढ़ा था कि एफ बराबर ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नोट होता है। क्यू नोट तब लेना है जब आप परीक्षण आवेश क्यू नोट ले रहे हो, अन्यथा एफ अपॉन क्यू भी होता है जब कोई दूसरा आवेश बिंदु आवेश ही हो तो क्यू आएगा यहाँ पर। तो पहले आपको फोर्स का मान निकालना पड़ेगा, फिर आप उसमें क्यू नोट का भाग देंगे, यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और विद्युत क्षेत्र आप प्राप्त कर लेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी इस क्यू आवेश के कारण क्यू नोट आवेश पर विद्युत बल, इस क्यू नोट पर विद्युत बल कितना लगेगा, कूलाम नियम से हम ज्ञात करेंगे। तो कूलाम नियम में यहाँ पे मैं परिमाण ले रहा हूं, यानी मैं वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एफ बराबर के क्यू और क्यू नोट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू नोट है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। ये तो आ गया विद्युत बल का मान। अब इससे विद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे तो ई बराबर क्या होता है, बटे क्यू नोट। और यहां से आप देख पाएंगे कि ई बराबर यहाँ क्या जाएगा, के क्यू नोट अपॉन क्यू नोट और डॉट आर स्क्वायर। तो क्यू नोट से क्यू नोट तो कैंसिल हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें के जो है वो आप जानते हैं कूलाम नियतांक होता है, और जब तक हम किसी माध्यम की बात न करें तब तक हम जो भी चीजें निकालेंगे वो निर्वात या हवा के लिए ही लागू होती हैं। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर
कैप, आर कैप जो है वो ई वेक्टर की दिशा में ही है। अगर किसी वजह से यहां माइनस का निशान आ जाता तो इनकी जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या होती, विपरीत होती। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जो ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र जो है आपका वो समानुपाती है क्यू के साथ, यानी जो आवेश है उसके समानुपाती है, या मैं कहूं आवेश के परिमाण के समानुपाती है। और जो डिस्टेंस है आपकी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये दो मुख्य बातें हैं कि आवेश का परिमाण अगर बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसे बढ़ेगा या घटेगा, और अगर दूरी में चेंज होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान किस प्रकार से चेंज होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं आवेश यहाँ पे समानुपाती है विद्युत क्षेत्र के। इसका मतलब यह है कि अगर आवेश का परिमाण बढ़ता है तो उतने ही परिमाण से विद्युत क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा है और अगर उसका विद्युत क्षेत्र इतने एरिया में अप्लाई है, इतने एरिया में है, तो अगर इसका आवेश का मान आप 2Q कर देते हैं, परिमाण डबल कर देते हैं, तो जो इसका एरिया है वो भी डबल हो जाएगा। ये इसका जो क्षेत्र है वो इतना ही इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दूरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस आवेश के परिमाण से भी ज्यादा दूरी पर निर्भर करता है। यानी अगर आप परिमाण बढ़ाओगे तो डबल होगा, ये बात सत्य है, लेकिन अगर आप उस आवेश को इससे दूर ले जाओगे तो ये विद्युत क्षेत्र काफी तेजी से कम होगा। दूर का मतलब है आर अगर जब बढ़ेगी, दोनों के बीच की दूरी जब बढ़ेगी तो ये काफी तेजी से कम होता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है और साथ में बटे में स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है अधिक तेजी से कम होना। अगर इस व्युत्क्रमानुपाती 1/r होता तो उसका मतलब ये होता जितनी दूरी बढ़ाते आप उतने ही अनुपात में विद्युत क्षेत्र कम होता। और लेकिन स्क्वायर का मतलब यह है कि जितनी आप दूरी बढ़ाओगे उससे कहीं ज्यादा तेजी से, यानी आप डबल कह सकते हैं, उतनी तेजी से ये विद्युत क्षेत्र कम होता है। और अगर यहाँ पे 3 4 घात इस प्रकार से आ जाए, 3 घात 4 घात, तो उसका मतलब होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से डिक्रीज होना विद्युत क्षेत्र का, यानी कि कमी होना। अब इनमें हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप जानते हैं समानुपाती ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो ई और क्यू में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ई समानुपाती क्यू। और अगर आप दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का रिलेशन ग्राफ के हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का इस प्रकार से आएगा। ये याद रखें कि दूरी के साथ ये ग्राफ है वो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन अगर 1/r² के अंदर आप ग्राफ बना रहे हैं विद्युत क्षेत्र का तो वो समान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 1/r² है ये पूरी की पूरी राशि जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या है, समानुपाती है। पूरी राशि की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ आर की बात करें तो ये आर जो है ये विद्युत क्षेत्र के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ में इस प्रकार से आता है। अगर मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि ये ग्राफ आपको पता होगा किस प्रकार से आता है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि जब ये दूरी जो है जैसे मान लो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और इधर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो स्टार्ट हुआ, तो ये जो दूरी जो है वो आप इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ दूरी इंक्रीज होती है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण इंक्रीज होता है। जब दूरी कम होगी, मान लीजिए यहाँ है मूल बिंदु के पास, यानी दूरी का मान कम होगा, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान काफी ज्यादा होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा और एक फाइनाइट दूरी पे विद्युत क्षेत्र का मान लगभग 0 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी ज्यादा कम हो जाएगा और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहेगी। तो ये जो है इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के साथ डिपेंड करता है। 1/r² के साथ हमेशा याद रखें स्ट्रेट लाइन आएगी और समानुपाती के साथ तो स्ट्रेट लाइन आती ही है। अब जिस प्रकार से हमने बहुल आवेशों के लिए यानी अध्यारोपण सिद्धांत से विद्युत बल का मान ज्ञात किया था कूलाम नियम के सदिश रूप को पढ़ने के बाद, उसी प्रकार से हम बहुल आवेशों के लिए या अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। जो हमने विद्युत बल का मान ज्ञात किया था बिल्कुल उसी टाइप से इसको कर सकते हैं। तो मैं ये आपका जो फॉर्मूला है आपको बताऊं कि जो विद्युत बल आपने ज्ञात किया था वेक्टर फॉर्म में अध्यारोपण सिद्धांत से, वो था F वेक्टर बराबर K/Q0 समेशन I बराबर xn QI अपॉन R0I वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R0I कैप।
और जब आई का मान आप 1 रखते हैं तो पहला स्टेप आता है 1 आवेश के लिए, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, इस प्रकार से इनका एडिशन होता है। और ये हमने पढ़ा था निरूपण के सिद्धांत से। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है। जब मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की, तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे एफ वेक्टर की, तो ये क्यू नॉट जो है परीक्षण आवेश इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो आपके पास ये जो विद्युत बल का फॉर्मूला है इसमें क्यू नॉट हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला बच जाएगा। वही विद्युत क्षेत्र का आपका फॉर्मूला होगा अध्यारोपण सिद्धांत से। डायग्राम की बात करूं तो जैसा आपने विद्युत बल के लिए अध्यारोपण सिद्धांत में चित्र बनाया हमने, बिल्कुल वैसा ही चित्र बनेगा। बस फर्क इतना होगा कि वहां पर जहां पर आपने F01 वेक्टर F02 वेक्टर लिखा है वहां पर E01 E02 आ जाएगा, यानी विद्युत बल की जगह आपको विद्युत क्षेत्र को डिनोट करना होगा। बाकी सेम प्रोसेस होगी, बस आपको विद्युत बल निकाल के और ये फॉर्मूला यूज करना है, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साथ साथ में क्या है कि पहले दूसरे सारे स्टेप में क्यू नोट खत्म होता जाएगा, या आप लास्ट में क्यू नोट का भाग देके और इसको भी डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको हल करने के लिए दूंगा जो विद्युत क्षेत्र या अपने विद्युत बल पर आधारित है। ये न्यूमेरिकल अपने पास जिसमें कहा गया है तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यानी एक बूंद है तेल की जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम में संतुलन में बनी रहती है। यहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेप्ट है। संतुलन में बनी रहती है यदि तेल का घनत्व 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, तो आपको उस तेल की बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसे ही उसने संतुलन कहा था, आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, साम्यावस्था का अर्थ लेना होगा, यानी कि तेल की बूंद पे द्रव्यमान भी है, उस पे गुरुत्वीय त्वरण भी लगेगा, और अगर वो विद्युत क्षेत्र में रखी है इसका मतलब वो आवेशित भी है। तो कहीं ना कहीं आपको विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में संतुलन उत्पन्न करना ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से हमने व्यवस्था बना दी। ये ऑयल ड्रॉप है, इस पे m इसका मास होगा, इस पे g गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो mg फोर्स नीचे लगेगा। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र में है, इसलिए इस पे आवेश यानी आवेशित भी है ये, तो इस पे विद्युत बल भी लगता है, तो वो F बराबर QE होता है। तो यही हो गया QE। अब ये जो है विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन हम दिखाएं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिखाया गया प्लस आवेश और यहाँ पे दिखाया गया माइनस आवेश, इन दोनों से मिलकर बनता है विद्युत क्षेत्र। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। तो बाहर के हम ऊपर इधर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारी ऑयल ड्रॉप इस साइड में है, तो बाहर की ओर होती है, और माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। तो जब दोनों प्लस और माइनस पास में होते हैं तो ये प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंतर्गत आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो और ज्यादा आपको इसमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, QE को mg से हमें क्या करना है, संतुलित करना है, क्योंकि साम्यावस्था में है। तो mg बराबर हुआ QE, लेकिन आपको मास का मान नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया बूंद का, लेकिन घनत्व दे दिया आपको। तो घनत्व दे दिया आपको, तो घनत्व द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन होता है। और आपको त्रिज्या पूछी है, तो आयतन को आप त्रिज्या के रूप में डिनोट कर दो। तो m बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि बूंद है वो गोलाकार होती है, तो इस वजह से ये गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। अब ये m की वैल्यू इसमें अपने पुट कर दो, तो रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू जी, और बराबर आ जाएगा QE। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम r³ को अलग कर लेते हैं, बाकी राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो r³ बराबर आ जाएगा 3, ये जो बट्टे में 3 है ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू QE, और ऊपर से इधर नीचे आ जाएगा 4 रो इंटू पाई जी। अब Q का मान भी अपने पास नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश। इसका मतलब है हमें क्वांटीकरण सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग करना होगा, Q बराबर NE, क्योंकि N की संख्या 12 दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा NE इंटू E बटे नीचे ये फॉर्मूला जो है वो सेम रह जाएगा। अब हम इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर R की क्यूब है, तो इस साइड में लाएंगे तो 1/3 बन जाएगी ये घात ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹। E का मान अपने को दे रखा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र है, बटे 4 इंटू रो का मान अपने को दे रखा है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पाई का मान 3.14, जी का मान 9.8। अगर जी का मान आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक बोला न जाए
कोशिश करें आप 9.8 लें। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको बूंद की त्रिज्या जो है वो मिल जाएगी 9.8 इंटू 10⁻7 मीटर के रूप में। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देता हूं जो आपको हल करना है और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। ध्यान से सुनना आप, सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र के परिमाण को यानी इस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को नियत रखते हुए, चेंज नहीं करना, इसकी दिशा उत्क्रमित कर दें यानी पलट दें, जिस दिशा में पहले गिर रहा है उससे अपोजिट कर दें। और अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन गिरता है फिर उतने ही विद्युत क्षेत्र के लिए उतनी ही दूरी में प्रोटॉन गिरता है। तो दोनों कंडीशन को गिरने में लगा समय आपको ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है कितने समय में गिरेगा, प्रोटॉन कितने समय में गिरेगा। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है IIT नीट्स इनके लिए भी और काफी अदर एग्जाम के लिए भी। तो आप इसे सोल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसे हल करके और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें।